नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। इसके आधार पर यदि आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये सारा यहाँ जो PDF आपको जो देख रहे हैं आप, सारा जो प्रश्न मिला हुआ है वो JCERT जैक के किताब का होगा और वो 6 to 8 का होगा। जो अभी आपका जेटेट न्यू सिलेबस जारी भी किया गया है वो भी इसी पर आधारित है। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को बनाना कभी भी नहीं भूलेंगे, और कितना आपका सही हुआ आप जरूर कमेंट करके हमें बताते चलिएगा, ठीक है। और जो भी शिक्षक यहाँ पर JCERT जैक की किताब का हैंड रिटन नोट्स पढ़ने या उससे तैयारी करने के लिए चाहते हैं वो यहाँ से अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि आपको जो है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले JCERT का बहुत कम प्रश्न बना हुआ है, लेकिन यहाँ से बहुत अधिक आपके एग्जाम में आएगा। आप सभी अवश्य जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। महाराष्ट्र के एलोरा और अजंता की जो गुफा है एलिफेंटा, उसमें कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया है। कृष्ण प्रथम के द्वारा, नागार्जुन के द्वारा, कृष्ण द्वितीय के द्वारा, या कोई नहीं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के जो एलोरा में निर्मित है कैलाश मंदिर, उस मंदिर का निर्माण जो है आपको कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया है। इसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स है जो आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, उसको देख लेंगे आप सभी को, ठीक है। नोट में क्या किया हुआ है आपके लिए कि राष्ट्रकूट के राजा, ठीक है, यानी एलिफेंटा का जो मंदिर हुआ, जो एलोरा का मंदिर हुआ, वो किसके, तो राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया है। पहला चीज तो यह हो गया। और राष्ट्रकूट के राजा कौन, कृष्ण प्रथम के द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा मंदिर, ठीक है, महाराष्ट्र में एलोरा और जो एलिफेंटा, ठीक है, एलोरा मंदिर का निर्माण कराया गया है। और ये जो मंदिर उसमें किसकी मूर्ति है, तो इसमें भगवान शिव की मूर्ति है, ठीक है। याद रखिएगा कि एलोरा मंदिर जो है वो किसके द्वारा, तो राष्ट्रकूट के राजा के द्वारा करवाया गया है। और कौन थे राष्ट्रकूट के राजा उसमें, कृष्ण प्रथम थे। और ये कौन थे, तो महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पर है मंदिर, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसमें भगवान शिव की मूर्ति है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एलिफेंटा की गुफा किसके द्वारा निर्मित कराया गया। राष्ट्रकूटों के द्वारा, चंदेलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, या कोई नहीं, ठीक है। एलिफेंटा की गुफा किसके द्वारा निर्मित कराया गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो अजंता एलोरा का था, ठीक है, और एलिफेंटा, ये दोनों गुफा जो था किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो अभी आपने देखा था राष्ट्रकूट के द्वारा, यानी राष्ट्रकूटों के द्वारा ये दोनों मंदिर का निर्माण करवाया गया है। आपको बता देते हैं, देखिए एलिफेंटा, ठीक है, और एलोरा, ये दोनों मंदिर बार बार आता है। कभी कभी पूछा गया है कि कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, एलिफेंटा और एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत बार प्रश्न आया है, बहुत ही MVVI प्रश्न है, ठीक है। तो इसको करके कवर अप आप लोग जाइएगा, क्योंकि JCERT में जितना प्रश्न बन रहा है वो समझिए आपके लिए बहुत ही MVVI है। आप प्रैक्टिस सेट कम पढ़िएगा, ठीक है, बाहर का बाजारों की किताब कम पढ़िएगा, उससे में आपको JCERT का बहुत कम मिलावट है, ठीक ना, इसलिए वहाँ से बहुत कम प्रश्न आएंगे। लेकिन आप किताब ज़्यादा पढ़िएगा, नहीं किताब है तो आप यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर, उड़ीसा में, बिहार, पश्चिम बंगाल, या उत्तर प्रदेश। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में स्थित है आपका लिंगराज मंदिर, ठीक है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है, ठीक। देखिए यहाँ पे लिंगराज मंदिर के बारे में कुछ दिया हुआ है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण 1100 ईस्वी में गंग शासकों के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर, उड़ीसा में है।
और कौन शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया? गंग शासक के द्वारा निर्माण किया गया। कब करवाया गया? तो 1100 ईस्वी में करवाया गया है। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है। ठीक है। बाबरनामा में, अकबरनामा में, जहाँपनाह में, रेहला में। ठीक है। तो बाबर है, उसकी आत्मकथा का नाम क्या होगा? बाबर नामा होगा। प्रश्न आया हुआ है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी है? बाबर नामा में। ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? ईरानी भाषा, तुर्की भाषा, फ्रांसी भाषा, इराकी भाषा। देखिए यही प्रश्न आपका जेटेट में आया हुआ है। ठीक है। जेटेट में आया हुआ था कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है। तो बाबर कहाँ? तुर्क निवासी था, इसलिए उसका क्या कहाँ से लिखा जाएगा? तो तुर्की भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है। किस भाषा में लिखा जाएगा? तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा गया है। बाबर किस शैली का जन्मदाता माना जाता है? बाबर के समय कौन सी शैली का निर्माण हुआ? कौन शैली का जन्मदाता है बाबर? मुबियान नामक पद शैली, मूभी पद शैली, लाइव पद शैली, कोई नहीं। ठीक है। तो बाबर जो था वो जिस शैली में लिखा उसका नाम है मुबियान नामक पद शैली। मुबियान पद शैली नाम था। ठीक है। चलिए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ठीक है। देखिए आपको दिल्ली सल्तनत के शासकों का नाम याद रखने का आपको इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में आपको ट्रिक हम दिए थे ना, दिए हुए थे। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का क्या है आपका? जीके। ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक। उसका पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये मोहम्मद गोरी के साथ रहता था। उसका क्या था? तो गुलाम था, जो कि ममलुक वंश भी कहलाता है, गुलाम वंश भी कहलाता है। ठीक है। अब देखिए गुलाम वंश भी कहलाता है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे? तो जीके तुम्हारा शायद लो है, पढ़े हुए थे। जीके तुम्हारा शायद लो है। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, और शायद सा से सैयद वंश, और अंतिम लोधी वंश था। ठीक है। लोधी वंश था जो बाबर हरा करके वहाँ पर जो है मुगल साम्राज्य का नींव डाल दिया था। ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक था। और वह कौन था? ममलुक था, या गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। चलिए, 1206 ईस्वी में किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली का बागडोर संभाला? ठीक है। मोहम्मद खान, मोहम्मद गोरी, इनाम खान, कोई नहीं। ठीक है। देखिए 1206 ईस्वी के पहले, ठीक है, 1206 ईस्वी में क्या हुआ? तो मोहम्मद गोरी जो गौर वंश की शासक थी, ठीक है, वो क्या थे? तो यहाँ से पहले दिल्ली के बागडोर संभाली हुई थी, लेकिन उसके साथ उसका चालक कौन रहता था? कुतुबुद्दीन ऐबक रहता था। ठीक है। तो ये जब जाने लगे तो कि ये अपनी सत्ता किसको सौंप दी? तो ये यहाँ पे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसका नौकर गुलाम था, उसको सौंप देती है। और यही वहाँ का फिर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से भार संभार लेता है। ठीक है। और कौन सा वंश से यहाँ पर होता है? दिल्ली सल्तनत। और ये स्टार्ट होता है गुलाम वंश से। ठीक है। किससे स्टार्ट होता है? गुलाम वंश से। तो किसके जाने के बाद? मोहम्मद गोरी के जाने के बाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ममलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? ममलुक वंश या गुलाम वंश। ठीक है। गुलाम वंश का ही नाम ममलुक वंश है। उसका संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। ठीक है। तो ममलुक वंश या गुलाम वंश सबसे पहले आया। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में, और उसका संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर शासक था। राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राजराज के द्वारा, प्रयागराज के द्वारा, दंतीदुर्ग के द्वारा, या कृष्णा के द्वारा? ठीक है। तो देखिए राज राजेश्वर यहाँ लिखा हुआ है, राज राजेश्वर। ठीक है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राज रहेगा, राज तो है ही, और राजे, राजे यही रहेगा, राज राजे, या इसी को बोलते हैं हम लोग राज, राज के द्वारा करवाया गया। ठीक है। राज राजेश्वर, या इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो किसके द्वारा कराया गया? राज के द्वारा करवाया गया। राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण से कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया गया, और यह द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है।
बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया है? तंजौर में। ये भी प्रश्न आया हुआ था कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो तंजौर में है। और यह किस शैली का उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली का उदाहरण है बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट, नटराज की मूर्तियाँ किस धातु की बनी है? नटराज की मूर्ति आप लोग देखते हैं, आपका सभी जगह देखने को मिलता है नटराज की मूर्ति। तो नटराज की मूर्ति जो है किस धातु की बनी हुई है? वो सोना, चांदी, तांबा या कांसा। ठीक है। नटराज की मूर्तियाँ देखिए आज तक भी सुरक्षित है। वो किस धातु की बनी हुई है? तो वो आपका जो है कांसा धातु का बना हुआ है। ठीक है। नटराज की मूर्ति किस धातु का बना हुआ है? कांसा धातु का बना हुआ है। क्लियर। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, पाली भाषा या कोई नहीं। ठीक है। देखिए त्रिपिटक किससे जुड़ा हुआ है? त्रिपिटक आपका बोले हैं, आपको याद रखिएगा, बहुत त्रिपिटक जरूरी प्रश्न है। ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है। त्रिपिटक किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखा गया है? तो बौद्ध धर्म आपका पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म किस में है? पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से जुड़ा है, बौद्ध धर्म पाली भाषा में है। क्लियर हो गया आपको? चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये पाली भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में शामिल है। त्रिपिटक में कौन कौन? त्रिपिटक में 3 गो पिटक है ना, त्रि मतलब 3 और पिटक में 3 गो पिटक। वो तीनों पिटक में कौन कौन शामिल है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या सभी। ठीक है। तो त्रिपिटक में सुत्त पिटक भी है, विनय पिटक भी है, अभिधम पिटक भी है, सभी। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लीजिए आप। सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेश का संग्रह है। ठीक है। सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध के धार्मिक विचार या उपदेश का संग्रह किया गया है। अगला है विनय पिटक। ठीक है। विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन संबंधी नियम है। ठीक है। विनय पिटक में बौद्ध मठ के अनुशासियों का अनुशासन संबंधी नियम है। वही अभिधम पिटक में क्या है? तो अभिधम पिटक में आपको बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन किया गया है। तीनों को आपने देख लिया, बौद्ध पिटक, धर्म पिटक, अभिधम पिटक। ये त्रिपिटक याद रखिएगा, आप सभी आ सकता है आपका एग्जाम में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ठीक है। प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, चाणक्य किसके शासनकाल में भारत आया? देखिए यह प्रश्न जो है आपको बता दें 1001 से ज़्यादा बार अभी तक परीक्षा में आ गया है। ठीक है। और यह बिहार, एमपी, यूपी सभी जगह पूछा भी गया है। ठीक है। तो आप ये ह्वेनसांग का एकदम दिमाग में प्रश्न को बना लीजिएगा। इसके पहले अभी तक कितने प्रैक्टिस सेट हमने आपको करवा दिया? 10 करवा दिया। आज 11वां है। ठीक है। 10 में आप देखिएगा तो प्रैक्टिस सेट जाइएगा तो आपका जो सामाजिक ज्ञान लग रहा होगा कि बहुत ही कमज़ोर है, तो आप यहाँ से डेली कम से कम 2 से 4-5 ट्रिक डेली हर पीडीएफ में आप देखते हैं। ठीक है। अगर उतना भी आप कंप्लीट करते हैं तो जो आपको 2, 4, 5, 10 नंबर कम से आप फेल कर जाते हैं वो तो यहाँ से 100% आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो डेली का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है उसको जरूर देख लीजिए। बाकी तो आपकी जो यहाँ पर जेटेट न्यूज़ सिलेबस आया है उसका यहाँ पर पीडीएफ भी बनते जा रहा है और आपको बीच बीच में क्लासेज के रूप में मिलते जा रहा है। तो आप सभी के लिए तैयार रहिएगा जिससे कि आपका दोबारा ये नहीं रहे एक्सक्यूज कि आपका यहाँ पर जेटेट नहीं निकला। ठीक है। बार बार मौका नहीं मिलेगा, तो लग जाइएगा और जुड़ जाइएगा। तो देखिए हम आपको बताए थे, इसके लिए एक ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे आपको याद होगा कि हवन से हर्ष होता है। ये तो बात सही है कि जब भी होता है तो क्या होता है? हवन होता है। और हवन किस लिए किया जाता है? तो गांव घर पूरे देश राज्य में खुशहाली होता है ना, तो हवन से हर्ष होता है। ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो हवन से देखिए हो गया ह्वेनसांग, हवन से क्या हो गया? ह्वेनसांग। और हर्ष से क्या हो गया? तो हर्ष से हो गया हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ठीक है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। क्लियर। तो राइट आंसर इसका हर्षवर्धन हो जाएगा। नीचे आपके लिए देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है कि हवन से हर्ष होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हर्षवर्धन की जीवनी लिखी हुई है। हर्षवर्धन की जीवनी लिखी हुई है। ठीक है। किस में है? हर्षनामा में, हर्षचरित्र में, हमसफर में या कोई नहीं। ठीक है। तो हर्षवर्धन क्या होता है? हर्ष होता है। और इसका जीवनी क्या है? हर्षचरित्र है। ठीक है। हर्षचरित्र में लिखा गया है तो हर्षचरित्र इसका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन ने किसकी रचना की? हर्षवर्धन ने किसकी रचना की? नागानंद की, रत्नावली की, प्रियदर्शिका की या डी सभी का? ठीक है। तो हर्षवर्धन ने
इन सभी की रचना की। ये सभी नाटक के अंश के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक से एक प्रश्न आपका आ रहा है, मौर्य सम्राट से एक प्रश्न आपका एग्जाम में 100% आ रहा है। आप सभी लोग आश्वस्त हो लीजिए। ठीक है। और मौर्य साम्राज्य आपका अलग से एक टॉपिक भी पढ़ने के लिए दिया गया है, तो उसी के अंतर्गत ये प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है अभी। तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख, 13वें शिलालेख या 14वें शिलालेख। ठीक है। बार बार आप लोग की तरफ से कमेंट आ रहा था कि सर प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाए, तो इसलिए आपका सामाजिक विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है। और बीच बीच में आपका क्या किया गया है, तो जो आपको यहाँ पर जेटेट न्यू सिलेबस दिए गए हैं उसके आधार पर उसका यहाँ पर आपको PDF भी दिया जा रहा है बना के, जो कि विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज PDF आपको बन रहा है। ठीक है। तो अशोक के किस शिलालेख में? तो अशोक का देखिए 13वां शिलालेख जो था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है। अशोक का कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को दिल बदल दिया और युद्ध नहीं करने की ठान ली? ठीक है। और कौन सा सम्राट? अशोक बहुत क्रूर थे, अपने सभी भाइयों को मार दिया। उसके बाद कौन सा युद्ध था जिसमें उसका दिल परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसने जो है कि शस्त्र उठाना छोड़ दिया और युद्ध नहीं करने की ठान ली? ठीक है। ये कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध था, नरसिंह युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था, घाघरा का युद्ध था? कौन सा युद्ध था आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए किस युद्ध में? तो सम्राट अशोक किए थे कलिंग युद्ध। ठीक है। कलिंग युद्ध में बहुत ही भयानक नरसंहार हुआ था, सिर्फ खून की नदियाँ बह रही थी। ठीक है। आप जहाँ भी देखते हैं खून की नदियाँ बह रही थी और माताएं बहनों का चित्कार शुरू था, जिसको जब सम्राट अशोक अकेले बच जाता है उस युद्ध में सभी कोई मारे गए थे। ठीक है। सभी की खून की नदियाँ बह रही थी। जब देखता है यह दृश्य तो उस दिन से वह क्या करता है? युद्ध नहीं करने का ठान लेता है और उसके बाद वह क्या करता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है। और उन्होंने युद्ध नहीं करने के लिए बहुत यहाँ पर प्रेरणा भी लोग दिया कि युद्ध नहीं करना चाहिए, इसलिए किसी न किसी समय किसी का दिल बदल जाता है। तो कौन सा समय बदला था? तो कलिंग युद्ध में अशोक जो इतना खूंखार था सम्राट अशोक, उसका दिल परिवर्तन हो गया था। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? देखिए यहाँ प्रश्न आ गया, ये भी प्रश्न आया था। कलिंग युद्ध तो पूरे आपको ये MBBI है। ठीक है। कलिंग युद्ध से यहाँ से आ रहा है आपका प्रश्न। और अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? ये भी प्रश्न आया हुए हैं आपका जेटेट में। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या शैव धर्म? ठीक है। तो अशोक ने क्या किया? अशोक ने क्या किया? कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध में क्या हुआ? खून की नदियाँ बहा, वहाँ से उसका क्या हुआ? दिल परिवर्तन हुआ और युद्ध नहीं करने की ठानी। और उसके बाद कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म का वो बहुत अधिक प्रचार करता है, जिसके कारण बौद्ध धर्म सुर्खियों में छा जाता है। यानी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में सफल श्रेय किसका रहा? अशोक का रहा। उसका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी इसमें बहुत अधिक हाथ बटाई थी। ठीक है। जिसके कारण बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रसार हो पाया था। ठीक। अशोक के पुत्र का भी नाम याद रख लीजिएगा, पुत्री का भी याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? देखिए ये तो आपको पढ़ना है, आपको सिलेबस में भी दिया है। गौतम बुद्ध 6th क्लास में आप देखेंगे, तो ये सिलेबस को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध और यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से एक प्रश्न आपका रहेगा एग्जाम में। ठीक है। यहाँ से रहेगा, तो उसका तो हम जब PDF लेकर के उसका फुल यहाँ पर जो आपको थ्योरी क्लासेस लेकर के आएंगे तो उसमें आपको बौद्ध धर्म, गौतम धर्म और जैन धर्म ऐसा ही याद करवा देंगे कि आप कहीं भुलाइएगा ही नहीं, और अशोक के बारे में। ठीक है। इस तरह का ट्रिक बना हुआ है कि सब एक ही से उनके माता पिता सबका नाम आपको याद हो जाएगा। इसलिए आपको आप लोग तनाव में नहीं रहेंगे। आपको हम यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान जो है बहुत ही सरल भाषा में आपको हम यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं वो बहुत ज़्यादा देखिए कंफ्यूज में रहते हैं कि मेरा सामाजिक विज्ञान है, हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आप यहाँ से जब जुड़िएगा तो आपको ऐसा महसूस जरूर होगा कि आपका सामाजिक विज्ञान से आप शिक्षक पात्रता परीक्षा या भाषा शिक्षक से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहाँ से 100% स्कोर निकलेगा। ठीक है। 90+ किसी भी तरह से हम आपको करवा ही देंगे। ठीक है। इसलिए जुड़िएगा सभी को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, बिहार में, बोध गया में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? ठीक है। महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और तीनों आए हुए हैं, इसलिए आपको समझ लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए एक नाम है महाभिनिष्क्रमण। ये क्या चीज़ है बताइए? तो देखिए ये है आपका महाभिनिष्क्रमण जो है
बुध के गृह त्याग की घटना। बुध के एक पुत्र राहुल होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो गृह त्यागते हैं। तो बुध का जो गृह त्याग होता है उस घटना का नाम है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं उसको, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुध के उपदेश महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को, ठीक है। उसके बाद बुध जब घर त्याग देते हैं तो क्या करते हैं, उपदेश देते हैं लोगों को। तो जो बुध उपदेश देते हैं तो उस घटना का भी नाम है, उसका नाम है धर्म चक्र परिवर्तन। उस घटना का नाम क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक। और बुध को मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। तीनों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो बुध के उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन, राइट आंसर बी, ठीक है। बुध ने अपना शरीर का त्याग कहाँ किया, सारनाथ में, बोध गया में, कुशीनगर में, वैशाली में, ठीक है। बुध ने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था, तो कुशीनगर में बुध ने अपना शरीर का त्याग किया था। बुध के शरीर त्याग की घटना को क्या कहते हैं, देखिए यहीं पे बुध का शरीर त्याग की घटना आ गया। महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं, अभी बताइएगा आप लोग। तो ये गृह त्याग को। धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं, तो यह कहते हैं आपको यहाँ पे उपदेश देने को, ठीक। और महापरिनिर्वाण किसको कहेंगे, तो मोक्ष प्राप्ति या शरीर त्याग की घटना को, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति मैंने शरीर त्याग दिया तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो शरीर त्याग की घटना को, मोक्ष प्राप्ति को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। महावीर को किस नदी के तट पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। महावीर को किस नदी के तट पर, अच्छा बुध का पूछे तो आप क्या बताइएगा, बताइए। तो बुध को निरंजना, बुध को किस नदी, निरंजना या फल्गु नदी कहते हैं ना, बोध गया, निरंजना या फल्गु नदी, यहाँ पर हुआ था किसको, बुध को। लेकिन महावीर को कहाँ हुआ बताइए, तो महावीर को आपका जो हुआ है वो ऋजुपालिका, ठीक है। कहाँ हुआ है, ऋजुपालिका, ठीक। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए, देखिए दोनों का आप याद कर लीजिएगा, महावीर और बुध, ठीक है। महावीर, बुध त्रिपिटक, ठीक है, किससे, त्रिपिटक में प और प से पाली भाषा, याद रखिएगा। बुध कौन सा भाषा, पाली भाषा, ठीक ना। और बुध पाली भाषा, तो महावीर कौन सा भाषा, प्राकृत भाषा। दोनों का प से ही चलता है, लेकिन एक है पाली और एक है प्राकृत, तो प्राकृत भाषा में महावीर ने उपदेश दिए, राइट आंसर ये हो जाएगा। जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है, 2, 3, 4 या 5, ठीक है। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, 2 भागों में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है, कल्पसूत्र, पंचरत्न सूत्र, आदिम सूत्र या कोई नहीं, ठीक है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको कल्पसूत्र है, और जैनियों का है जैनदावस्तर, ठीक है। अगला देखिएगा, ऋग्वैदिक काल के शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर कौन होता है, ऋग्वैदिक काल के शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर कौन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसके लिए एक ट्रिक बना हुआ, कुल 20 ग्राम जन, ठीक है। तो सबसे छोटा स्तर कुल है, फिर 20 है, फिर जन है, फिर ग्राम है, ठीक है, याद रखिएगा, कुल 20 ग्राम। तो एक कुल हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, बताइए। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, आपको बताना है। इंद्र है, अग्नि है, यम है, सोम है, ठीक। तो ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हुए, ठीक। इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है, इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। इनाम गांव का प्रश्न पूछा गया है और आता है इनाम गांव, बहुत ही चर्चित नाम है, और यह जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है, राइट आंसर ये होगा, ठीक है। महापाषाण का अर्थ है, महापाषाण का अर्थ है पत्थर, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, कोई नहीं, ठीक है। देखिए महापाषाण का नाम से ही आप इसको समझ पाएंगे ना कि क्या इसका अर्थ होगा, ठीक। महा मने महान होता है, महान, महान मतलब बड़ा आदमी होता है, और पाषाण मतलब पत्थर होता है, ठीक। तो बड़ा पत्थर को महापाषाण कहा जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 को कंप्लीट किए। आप सभी यहाँ पर डेली जुड़ करके सुबह में 6 बजे आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक या भाषा शिक्षक जुड़ करके यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, साथ में आपको जेटेट न्यू सिलेबस का
पूरा यहाँ पर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लासेस भी आपको मिलते रहेंगे। तो शाम के सुबह के 6 बजे आप अवश्य जुड़े। सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक के शिक्षक जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल JCERT जैक की किताब का पूरा हैंड रिटेन नोट्स बनाया जाता है और साथ में आपको प्रोवाइड भी किया जाता है जुड़ करके जो तैयारी करते हैं, और बाकी आपकी क्लासेस JCERT से चल रही है हैंड रिटेन नोट से। तो आप सभी अवश्य जुड़ें, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।